इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है, पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में आज हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बहस के दूसरे दिन ही बोले, यानी कि बुधवार को उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। जवाब में स्मृति ईरानी ने पारी संभाली। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे या प्रधानमंत्री से पहले बोलेंगे, तमाम चीजें खारिज कर दी गई हैं। बहस के दूसरे दिन राहुल गांधी बोले और बोलने के दौरान जो दिखाई दे रहा था कि मुद्दा मणिपुरी रहेगा, उस पे उन्होंने फोकस किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक माँ मेरी सदन में बैठी है, लेकिन दूसरी माँ मेरी भारत माँ है, उसकी हत्या की है, ये मेरे को तकलीफ की बात है। उन्होंने दो महिलाओं का उदाहरण भी दिया। बदले में स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडितों से लेकर के तमाम उन पहलुओं को छुआ, चाहे 84 के दंगे हों या दूसरे दंगे हो, तमाम दंगों को लेकर के जिक्र किया। यहाँ बड़ा सवाल एक उठता है, चाहे राहुल गांधी मणिपुर को लेकर भाजपा को आईना दिखाएं, चाहे 84 के दंगे और कश्मीरी पंडितों के दर्द को लेकर के स्मृति ईरानी कहे, जब पाकिस्तान और चीन इन मुद्दों को लेकर के कोई सवाल खड़े करते हैं तो फिर हम आग बबूला क्यों होते हैं? क्योंकि पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे दुश्मन हैं। जब सदन में एक दूसरे पर आईना दिखा रहे हैं उन तमाम घटनाओं को लेकर के, तो फिर कोई भी बोलेगा ये तो पब्लिक डोमेन में है। आज आप बंधन में नहीं बांध सकते सीमा के अंदर कि भारत की जनसंख्या, भारत के लोग ही इस बहस को सुन पाएंगे। जमाना बदल गया है। लाहौर में बैठी अंजू भी सुन रही होगी और पाकिस्तान की बहस को यहाँ की सीमा हैदर भी सुनती है। तो फिर किस बात को लेकर के हम
इस तरह की बातें करते हैं। चलिए, हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जुड़ चुका है। प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, राजीव जैन जी हमारे साथ में जयपुर से जुड़ रहे हैं, अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जयपुर से हैं। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। आज को ये कह सकता है कि भारत के बाहर बैठा व्यक्ति पार्लियामेंट की बहस को नहीं सुन रहा होगा। जब हम मणिपुर को लेकर के सरकार को घेरते हैं, पूर्व के दंगों को लेकर के बीजेपी कांग्रेस को घेरती है, और यही कमेंट अगर पाकिस्तान, चीन या दूसरा मुल्क कर देता तो कहते हैं भारत की अस्मिता के लिए आपको बोलने का कोई हक नहीं है। तो सारी बातें तो सदन में हो रही हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। आप ये देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब से बहस शुरू हुई है, आप शुरू से अगर उसको लेंगे तो राहुल गांधी तक, मतलब कोई शब्दों की गरिमा किसी तरह की रही नहीं। आप कोई हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ रहा है किसी को कि हनुमान चालीसा सुनाओ, कोई कह रहा है कि आपने वहां मारा हमने यहाँ मारे। आज जो राहुल गांधी बोले वो मेरी नजर में कि इस तरह से कि भाई भारत माता की हत्या, हिंदुस्तान की हत्या, ये शब्द है ना जो बाहर भी जाएंगे। अब ये बाहर जो शब्द जा रहे हैं तो एक तरह से ये गरिमापूर्ण रहा कि नहीं, अब ये तो बुद्धिजीवी तय करेंगे। लेकिन उन्होंने जो आज भाषण दिया मणिपुर पर जो करके, तो ये हत्या पर थोड़ा सा मुझे भी आपत्ति सी नजर आई ज्यादातर की, कि भारत मेरी माँ की हत्या और भारत माँ की हत्या, हिंदुस्तान की हत्या। तो ये बाहर के जो मुल्क हैं उनमें जो मैसेज एक तरह से सही जाना बिल्कुल वाजिब नहीं है। हालांकि उन्होंने मणिपुर पर केंद्रित रखा कि भाई आप सेना क्यों नहीं भेजी, आपने मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और शुरू में वो जब धीरे धीरे जो बोले, बाद में जो आए छोटा भाषण में एक ही बम का विस्फोट किया कि हिंदुस्तान के हत्यारे हैं, भारत माँ के हत्यारे। स्पीकर ने इसका विरोध वो भी किया कि इस तरह से संसद में आप जो माँ की हत्या की बात कर रहे हैं ये गलत है। तो उन्होंने उसको घुमाया भी कि एक मेरी माँ ये बेटी है, मेरी माँ की हत्या हुई है, दूसरी माँ भारत माता है। खैर जो यही, लेकिन जो टॉपिक है का कोई सार गर्भित इस तरह का कोई बात हो वो अब तक जो आई नजर नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आप देखिए कि राहुल गांधी ने हत्या का शब्द करके बड़ा बवाल करने के बाद आप ये देखिए कि स्मृति ईरानी जी ने मणिपुर का तो ये कहा कि मणिपुर भारत का अंग है ना, और दूसरा फिर उन्होंने घुमा के सिख दंगे ताजा कर दिए, कश्मीरी पंडित ताजा कर दिए, और जाने कहां से भीलवाड़ा का कांड जो राजस्थान में हुआ है, महिला जो तंदूर कौन सा कांड है, हत्या हुई है लड़की की, वो हो गया। और जितने की सारा का चिट्टा खोल दिया। अरे जब बहस आपकी अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर आया हुआ है तो आप ये कल जैसे आपने कहा था कि इस बहस को भड़ास में क्यों आप निकाल रहे हैं। आप ये मानिए कि आप जो दूसरे देशों की संसद, हमारे इसको एक विश्व में जो भारत है, आज भारत की संसद को विश्व में सुना जाता है। ये माना जाता है कि भारत की जो संसद है उसमें जो हर टॉपिक पे हम कैसे सीखें, क्या सीखें बता देंगे। बड़े बड़े देश इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं। और इस तरह की जो भाषा शुरू से ही शुरुआत हुई है और शुरू से अब तक जो खत्म ही नहीं हो रही। अब आप मुझको लगता नहीं कि कल तक भी ये खत्म होने का है। कल मोदी जी बोलेंगे शायद क्या वो कितनी गरिमा क्या करें। तो ठीक है, मणिपुर में हिंसा हुई, बहुत बड़ी बात हुई, महिलाओं के साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ। सब पूरा देश इसको मतलब कर रहा है कि भाई गलत महिलाओं के साथ हुआ। लेकिन संसद में जो हुआ ये तो मणिपुर की और इज्जत तार-तार कर दी। आपने मणिपुर को लेकर सॉल्यूशन इस अविश्वास प्रस्ताव में क्या निकला? अविश्वास प्रस्ताव में सिर्फ आपको भड़ासी निकालनी थी क्या? सॉल्यूशन आपकी कोई मांग हो कि हमको ये चाहिए, आप सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं। सवाल भी अरे सरकार को आपको घेरने के लिए 50 तरीके होते हैं, जैसे अटल जी के टाइम में या पहले जो आपने संसद, आप तो बहुत पुराने जर्नलिस्ट है, आपने देखा है, तो वहां एक चीज का एक सॉल्यूशन निकलता था। तो मुझको ये नहीं लगता कि इसमें कोई सॉल्यूशन का आपको कहीं दिखा हो या निकला हो कि वो हत्यारा तू गद्दार वो हत्यारा, इस पे ही सिमटे हुई है। और तो मतलब आप ये देखिए कि महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा में वो सांसद महोदय को जो 15 दिन जेल हुई थी हनुमान चालीसा मामले में, वो ही चल गया। और फिर उस पर मुद्दे पे ही पूरा टाइम खा गए। 1 मिनट का कितना रुपया खर्च होता है जनता का संसद पे। तो और अब इतना ज्यादा लंबा
स्मृति ईरानी जी को जाने क्या थी कि 30 महिला वहां से उठाई, उस गांव में लेके बलात्कार हुआ, नाक काट दी। अगर मणिपुर का कांड नहीं होता तो स्मृति ईरानी जी कहाँ सो रही थी? इतने दिन से आपने उसको उठाया क्या कि वो चले गए कि लड़के को काट के उसकी माँ के मुंह में उसका अंग डाले? ऐसी मैंने पढ़ी है। जब ये बहस आई है मणिपुर की, जब भी आपको ये याद आया क्या? आप सांसद हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं देश की, जैसी चीजें आपके संज्ञान में चीज आई हैं, जैसा कुछ आया है तो आपको कर दे। जैसे हमारा यूपी में योगी जी ने भला 45 साल पुराना ही मुरादाबाद दंगे का था, फाइल को खोला, देश के सामने सच्चाई तो लाई। तो जब क्या विपक्ष क्या आप इस बात करेंगे क्या? अब वो सही सेना भेजने की बात है, क्यों नहीं मांग करते कि मणिपुर में किसको पता नहीं हालात खराब है? सेना भेजने की बात अगर मांग हो रही है तो आपने सेना भेजी भी है, वहां गए भी हैं, तो ठीक है। जो मतलब स्थिति है, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। राजीव जी, 2-3 चीजें यहाँ पे कोट करने के, क्योंकि पार्लियामेंट को छोटी बात नहीं है, लोकतंत्र का सर्वोच्च और पवित्र मंदिर है। 140 करोड़ की आबादी की आवाज वहां से उठाई जाती है, प्रतिनिधित्व वहां पे होता है, यहाँ की बात दुनिया के अनेक मुल्कों में जाती है। और देख क्या छिछोरेपन पे हमारी बहस चल रही है और तालियां पीट रहे हैं एक दूसरे की बात पर। यहां मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सहमत का खेल ज्यादा और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कम हो। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगर 84 के दंगों की बात करती हैं या फिर कश्मीरी पंडितों की बात करती हैं, जब यूएनओ में ये बातें उठती हैं कि वहां पे इस तरह का गदर हुआ था भारत में, या मणिपुर की बात को लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं, जिम्मेदार सांसद हैं वो अगर इस बात को उठा रहे हैं, और यही बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जब उठाई जाएगी कोर्ट करके कि आप ही के पार्लियामेंट में इन तथ्यों के साथ में चर्चा हुई थी, आप खारिज कर पाएंगे वहां पे? क्या लगता है राजीव जी आपको, ये बातें उठेंगे नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? देखिए, जो संसद में बहस हो रही है वो ये हम सब जानते हैं कि राजनीतिक जो बहस होती है तो उसमें पुराने मुद्दे भी काफी उठाए जाते हैं। तो राहुल गांधी का जो स्पीच थी उन्होंने शुरुआत में कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो मणिपुर को लेके उस तक सीमित रहेंगे। तो उन्होंने मणिपुर को लेके किस किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब जवाब सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी जी ने जो भी कहा, पिछले दिनों वो कश्मीर का मामला लाए, 84 के दंगे लाए, ये योगेंद्र जी एक अमूमन बात है, हम विधानसभा में भी देखते हैं और आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। जब इस तरीके की बहस होती है विश्वास प्रस्ताव जैसे, तो राजनीतिक दल, विपक्षी दल पुरानी चीजें भी लाते हैं, सत्तारूढ़ दल उन विपक्षी दलों की चीजें उठाता है, तो एक अमूमन आम बात है जो उस तरीके की बहस कर रहे हैं, चीजें ला रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा जो मणिपुर का है, अब इस पर सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के जवाब पर हैं कि वो किस तरीके का जवाब देते। मणिपुर की घटनाएं हुई, वहां बड़ी शर्मनाक घटनाएं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ डबल इंजन की सरकार भी है, सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई, स्टेट गवर्नमेंट की जब जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उसने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? उसने केंद्र से जो सैनिक बल, अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां क्यों नहीं मांगी जब वो जल रहा था? लेकिन ये सब चीजें ये बहस में आ रही है सामने, तो इन सब चीजों का जवाब सरकार की तरफ से आएगा। देखिए, कोई भी घटना होती है, हमारे राजनीतिक दलों का एक बड़ा फंडा बन गया है, उस घटना को रोकने के लिए या फिर क्या काम किया जा रहा है उस पे बात कम होती है। मणिपुर को लेके जब बात होती है तो कही जाती है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जाके देखिए, और जब राजस्थान में मणिपुर के मामले पर चर्चा होती है तो राजस्थान का जिक्र, या अगर कहीं पे राजस्थान में होगी तो फिर चर्चा की जाएगी क्या मणिपुर और राजस्थान को आप एक तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो चीजें एक तरह से नहीं देखी जा सकती। मणिपुर उत्तर पूर्वी राज्य है, वो बहुत पहले से अशांत भी रहा। वहाँ की चीजें जो जातीय संघर्ष की चीजें जो अब तेजी से हुई, वो पहले भी होती रही थी, लेकिन समय रहते वो काबू नहीं पाया। जो इंटेलिजेंस फेल्यूर भी इसमें माना जा सकता है। राजस्थान की घटनाएं कि एक जातीय समुदाय के रूप में नहीं है, घटनाएं अलग अलग तरीके से सामने है कि एक जगह एक घटना हो गई, दूसरी जगह दूसरी घटना हो गई, अपराधी पकड़े गए। मेरा एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि देश अप्रिशिएट करता हमारे माननीय सदस्यों का कि कुछ करप्शन पे अगर दिखाई दे रहा है उसका क्या तोड़ हो सकता है, अपराध कैसे रोक सकते हैं।
राजस्थान में एक स्कूली बच्ची, उसकी बोतल में दो उसी के सहपाठियों ने टॉयलेट कर दिया, उसको लेकर के बीजेपी ने मुद्दा बनाया। 2 दिन पहले की उत्तर प्रदेश की घटना है, 2 नाबालिगों के ऊपर टॉयलेट कर रहे हैं। इससे पहले की घटना आपको ध्यान होगी कि मध्य प्रदेश की हुई। ये किस समय का चक्र सबको आईना दिखा रहा है कि कोई बचे हुए नहीं हो, एक दूसरे के सब अच्छे से देखो, गिरबान में खुद के में देखने की आवश्यकता है। अब बात की जा रही है कि साहब सलूम्बर में एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। आज ही के अखबार में है, मध्य प्रदेश रीवा के अंदर 7 लोगों ने 2 चचेर बहनों के साथ में बलात्कार कर दिया। इस पे चर्चा नहीं हो रही। हाँ, इस पे चर्चा नहीं, लेकिन ये घटनाएं बड़ी गंभीर हैं, इन पे चर्चाएं होनी चाहिए। इस तरीके जो समाज कंटक है, समय रहते प्रशासन और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलानी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति सहानुभूति तो सभी की रहती है, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं उसमें मदद करनी चाहिए। ये घटनाएं वाकई निंदनीय होनी नहीं चाहिए, लेकिन समाज में ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जो जातीय हिंसा मणिपुर की है, वो जातीय विद्वेष वाली चीज है। जो और प्रदेशों में घटनाएं हुई वो इंडिविजुअल अपराधियों ने किया, अराजक तत्वों ने किया। मैं सर एक बात कोट करना चाहूंगा, आप दोनों काफी सीनियर हैं और आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट में जब खाता खुला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में आए थे, जबरदस्त उनका स्वागत हुआ था, आतिशबाजी हुई थी, मंच तक पहुंचने में काफी देर लग गई थी, जो फूल बरसाए गए थे। और एक बात कही थी मोदी जी ने, क्योंकि सामने फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला था, ये कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ ठीक तो सब ठीक हो जाता है। और अब नॉर्थ ईस्ट दुरुस्त हो गया है। तो अब कैसे देखें इसे कि नॉर्थ ईस्ट अशांत नहीं है अभी? नहीं, नॉर्थ ईस्ट अशांत तो है ही। ये नॉर्थ ईस्ट बहुत पहले से अशांत रहा। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार आई तब से अशांत हुआ, पहले से वहां जातीय विद्वेष, जातीय हिंसा खूब होती थी। लेकिन अब जो जिम्मेदारी तो जो मौजूदा सरकार होती है उस पर ही आती है कि उसने उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया, उस तरीके के जो व्यवस्था था या इस तरीके का माहौल क्यों क्रिएट नहीं किया कि लोग मेलजोल से रहें। तो जो कुकी और मेई संप्रदाय जाति है उनके बीच में जो संघर्ष की एक मणिपुर की वो है घटना। तो अब उसमें स्थानीय स्तर पे वहाँ कौन ताकतवर होता है, कौन जो दबंग होता है, वो दूसरे पे वो अत्याचार टाइप की चीज, जैसे अपने राजस्थान में अलग दबंग जातियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्टेट में हो चाहे हमारे, चाहे स्टेट में हो चाहे हमारे फेडरल सिस्टम में हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, जवाबदेही उसकी है। अगर हम ये कह करके कि पिछले गड़े मुर्दे निकालने की कोशिश करें तो जनता ने आपको जनाब विकल्प समझ करके ही तो वोट दिया है। अगर यही सब कुछ करना होता तो फिर दूसरे को वहां पे बैठाने की आवश्यकता क्या पड़ रही थी? आज अगर राजस्थान की घटनाओं के संदर्भ में ये कहा जाए कि पहले से हो रही थी या उस राज्य में, तो मैं गलत मानता हूं इससे। मणिपुर में अगर जो हिंसा हो रही है और उसको कांग्रेस के साथ में कोट किया जाए या दूसरे दलों के साथ में कोट किया जाए, ये उचित नहीं हो सकता। जनता ने आपको बैठाया हुआ है विकल्प के रूप में कि वो फेल हुए तभी तो आपको बैठाया है। तो जनता के आंसू बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है तो जख्मों पर नमक डालने की बात है। नहीं, जो शासन में बैठा है उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, क्योंकि उसके शासन में ये घटनाएं हो रही हैं तो उसके लिए शर्मनाक है, उसको रोकना चाहिए। उसका प्रशासन इस ढंग से होना चाहिए कि उसे समय रहते सूचनाएं मिल जाएं कि इस तरीके की हिंसा हो सकती है, तो उन पर कहीं ना कहीं लगाम। ये हिंसा तभी होती है, पहले तनाव होता है, तनाव के बाद हिंसा होती है। तो तनाव की सूचनाएं जो इंटेलिजेंस खुफिया तंत्र होता है सरकारों का, वो वहां तक पहुंचा है। उसके बाद वो इंतजाम करें कि भाई इस तरीके की हिंसा नहीं हो। और सामाजिक स्तर पर भी इसमें जागरूकता लानी पड़ती है इन चीजों के लिए कि इस तरीके की हिंसा, जो जातीय विद्वेष वाली हिंसा है, वो कहीं ना कहीं रुके। तो उसके लिए सामाजिक जागरूकता वो भी सरकार का ही काम है, सरकार दे। और विपक्ष को और जो वहाँ के धार्मिक संगठन है, जातीय संगठन है, उनको साथ लेके यदि काम होता तो मेरा निश्चित मानना है कि हिंसा इतनी नहीं होती तो सही जब वहाँ इतना विद्वेष था, लेकिन एक समय रहते उस पर काबू पाया जा सकता था। तो ये अच्छे शासन का यही गुण है कि कोई भी चीज तनाव उत्पन्न होने के बाद तत्काल उस पर अंकुश पाया जाए तो हिंसा को रोका जा सकता है। और लोगों को जो जान माल का नुकसान होता है, और वहां तो एक अलग तरीके की चीज हुई, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार और जिस तरीके के वीडियो वायरल हुए, वो तो सबके लिए शर्मनाक है। प्रधानमंत्री ने भी उसकी निंदा की, उन्होंने भी उनको कहा कि स्वीकार्य नहीं है एक तरह समाज में। उसके बाद आदेश दिया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन हिंसा की चीजें अभी तक चली आ रही हैं। अब विपक्ष की यही तो मांग थी
कि प्रधानमंत्री उस पर बोले। प्रधानमंत्री जब बोले, वहाँ प्रधानमंत्री का नहीं जाना भी राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में मुद्दा बनाया। ये एक अलग चीज है, राजनीतिक दल है वो मुद्दा बनाते हैं। राहुल गांधी ने कुछ एक चीजें, आपको लगता है कि राहुल गांधी के स्पीच पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि वो पार्लियामेंट में एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे। वो जब उनकी यात्रा निकली और उसके बाद में, क्योंकि अब ये जो बहस में हिस्सा लेना उनका और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलना, अपनी बात को कहना, क्योंकि इससे पहले वो जा चुके हैं, रिलीफ कैंप्स में जाकर के आए, उसका जिक्र किया 2 महिलाओं का भी उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन में शांति हो सकती है लेकिन आप लोग चाहते नहीं है। खैर ये बात भी है कि कोई चाहेगा क्यों नहीं कि शांति हो, अगर शांति रहती है तो बीजेपी को या प्रधानमंत्री को फायदा क्या होगा उससे। खैर, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी आप कह सकते हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि मणिपुर पे फोकस रखना, ये हम पहले दिन से बात कर रहे हैं और विपक्ष इस बात पे कह भी चुका है, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और विपक्ष को भी कोई डाउट नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हो सकता, संख्या बल का आधार है इसमें। इनको प्रधानमंत्री को केवल मणिपुर पे ही फोकस करके बुलवाना है, जो मैक्सिमम जो मेंबर्स बोल रहे हैं वो उसी को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। तो अब लगता है कि जो बचे हुए लोग भी कोई बोलेंगे तो उसे प्रधानमंत्री को बाध्य किया जाएगा कि आप मणिपुर पे जवाब दीजिए। देखो योगेंद्र जी, मैं फिर आपको बताऊं कि ये तो देखो शर्मनाक घटना तो मणिपुर की है, इसमें कोई बात नहीं, दोहराए नहीं, और सरकार का फेल्योर भी है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन से ये हुआ, जब उनको पता था तो ज्यादा वो नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है, अब इसमें 2024 की रणनीति को लेकर चुनावी मुद्दे के रूप में इसको ज्यादा पेश किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा जनाधार बढ़ा है, तो कांग्रेस का ये भी एक वो है कि वहां का जो उनका जनाधार बढ़ा है उसको इस मुद्दे से बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। अभी तो हुआ या नहीं ये तो अभी परिणाम बाद में आएगा, लेकिन डैमेज कर सकते हैं। अब बात तो मणिपुर में ये भी आ रही है कि अफीम की खेती को लेकर ही विवाद है कि म्यांमार में सप्लाई की जाती है अफीम। अब वो मैतेई जो जिनको दर्जा मिला है वो खरीद सकते हैं जमीन पहाड़ों में जो अफीम की और ये खेती वो करते हैं। तो बात का भी पुष्टि नहीं, लेकिन खुलासा जो भी होगा, ये ऐसी रिपोर्टें आई हैं काफी। तो मेन तो जो फोकस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो पूरे देश और उधर भी जनाधार है, तो कांग्रेस तो पॉलिटिकल रूप से तो करेगी, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि हमारा प्रभुत्व बने उस राज्य में जहां बने। अब आप देखिए, अब राजनीतिक जैसे मान लो लोकसभा में जो भी चल रहा है, जो भी डिसीजन हो, ये आपके सामने है, जो भी होगा है ना, कल प्रधानमंत्री बोलेंगे, होना तो क्या है, जो वो ढाक के 3 पात बहस के बाद में सारा खत्म होना है, फोर्स में लगी हुई है। लेकिन मुद्दा अब ये किस तरह से भटकता है। अब आप कमलनाथ का मध्य प्रदेश का आपने सुना होगा कि उन्होंने बागेश्वर धाम की वो कथा में वो चले गए, पूजा वूजा कर ली, तो यही मुद्दा उठ गया कि कमलनाथ उस जगह चले गए जहां हिंदू राष्ट्र की बात एक संत कर रहा है, उनके कांग्रेसियों ने भी कर दिया और आरजेडी ने भी इसका विरोध किया, शिव शंकर जहां से क्या उन्होंने कि भाई इनको वहां नहीं जाना था। जो हिंदू राहुल गांधी तो एक तरह से यात्रा निकाल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ना हो, सब मतलब सभी एक हैं, सभी धर्म, और ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा जी की पूजा कर रहे हैं। तो अब ये मुद्दा नहीं है तो क्या है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में वो दोनों तरफ से दोनों हाथों में लड्डू का खेल कि भाई हम उन्होंने कहा कि, और कमलनाथ ये भी बोले कि जिस देश में 80% हिंदू है तो उसको हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो कांग्रेस का देखो घुमाव क्या आ रहा है, जो कभी श्री राम मन से बोलने में कतराते थे वो उनके इंजीनियर कमलनाथ को छोटा मोटा गली का लीडर तो कह नहीं सकते, तो टॉप 10 देश के लीडर में जो कमलनाथ का वो आता है वो इस बात को कहने लगे। तो ये सारा जो खेल है ये मुद्दों का खेल है। अब मणिपुर लोकसभा 24 में आप निश्चित रूप से कांग्रेस इसको जिंदा रखेगी, तो आप देखना कि निश्चित रूप जिंदा रखेगी, और जो प्रस्ताव लाने का मकसद था वो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा प्रमोद जी, अविश्वास प्रस्ताव का जो मोटिव था वो सीधा एक ही था कि मणिपुर को लेकर के घेरा जा सके, किसानों के बात की जा सके, बेरोजगारी की बात की जा सके, ऐसे बाहर के मंच में। और एक पार्लियामेंट का जब मंच मिलता है उसमें काफी अंतर होता है, उसमें सरकार की जवाबदेही बनती है, और एक ऐसे मुद्दे पर जब अविश्वास जैसा हो तो सदन के नेता को
उस पर बोलना भी होता है। चलिए राजीव जी, मैं आपके पास में पहुंचना चाहूंगा। तो एक तरह से तो अगर यूं देखें हम, अविश्वास प्रस्ताव की चलिए धज्जियां उड़ रही हो, जो भी हो, कैसे कौन जवाब दे रहा है, लेकिन दूसरा विपक्ष अपने मकसद में कामयाब होता दिखाई दे रहा है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको बोलने का समय मिल पा रहा है, बोल पा रहे हैं, अपने मन की बात कह पा रहे हैं। और सरकार को आप अगर दाएं बाएं जाइए, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं उनका भी तो जवाब देना होगा। देखिए, निश्चित रूप से एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लोकतंत्र में संसद, उसमें विपक्ष अपनी बात कह रहा है, जो उसको मुद्दे उठा रहे हैं वो उठा रहा है, और वो जो सरकार की घेराबंदी का वो जो उसका प्रयास है वो कर रहा है, क्योंकि उसका हाल ही में जो उनका गठबंधन बना है इंडिया, तो उस रूप में वो अपनी एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी बात भी जनता तक पहुंचाने का एक जरिया उनको ये संसद का प्लेटफॉर्म है, तो वो पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ भाजपा भी अपनी रणनीति के तहत जो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया उस पर बहस जो हो रही है, उस पर भाजपा भी अपने तर्क दे रही है, वो भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए कि भाई वो कितना सही है और विपक्ष की बातें कितनी गलत हैं, या उनका जो खंडन मंडन जो भी होता है राजनीति में, वो दोनों इसका उपयोग करेंगे और करना भी चाहिए। सियासी दल है, अपनी अपनी बात पहुंचाएं और अंत में फैसला तो जनता को ही करना है कि वो क्या फैसला करती है। लेकिन एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आम जनता को, सारे राजनीतिक दलों की एक हकीकत भी मालूम पड़ेगी कि उनका सोच क्या है, विचार क्या है, वो किस मुद्दे पे किस ढंग से सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं आने वाले समय में। और सरकार उसका जो समस्या कुछ खड़ी हुई है उसका समाधान किस रूप में देखती है कि इस तरीके की समस्या अन्य प्रदेशों में नहीं फैले, क्योंकि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है अपने देश का वो बड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील है, वहां का शासन व्यवस्था बिल्कुल उस ढंग से होनी चाहिए कि लोग संतुष्ट रहें। बिल्कुल, तो वहां पे भी जरूरी है कि हम एक मर्यादित तरीके का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम फॉलो कर सकें। और खैर, लेकिन अभी अविश्वास प्रस्ताव है, अभी राहुल गांधी के स्पीच का इंतजार सबको था कि वो बोलेंगे कब, लेकिन बोल चुके, ना पहले दिन बोले ना लास्ट दिन बोले, वो बीच में, यानी कि मंगलवार भी नहीं बोल पाए, वो गुरुवार को भी नहीं, वो बुधवार को बोले। और बोलने के साथ साथ ये प्रधानमंत्री के स्पीच पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी कि अभी तक तो राहुल गांधी को लग रहा था कि भारत माता की हत्या की जा रही है, लेकिन वो भी भारत माँ के सपूत हैं। वो देखेंगे कि किस तरह से इसका जवाब दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।